अब हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। बहुत ही आसान चैप्टर है और बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर भी है, ठीक है ना। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण, पहले चैप्टर में हमारा आवेश क्या था, स्थिर था। दूसरे में क्या हो गया, गतिमान हो गया, मतलब विद्युत धारा प्रवाहित होने लगी। तीसरे चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा कि यदि आवेश गतिमान है और धारा प्रवाहित हो रही है तो आसपास क्या उत्पन्न हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तब वैज्ञानिकों ने सोचा कि धारा प्रवाहित होने से आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, ठीक है ना। तो चुंबकीय क्षेत्र से धारा भी तो उत्पन्न की जा सकती है, इसके अपोजिट, ठीक है ना। धारा प्रवाहित होने से आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, तो चुंबकीय क्षेत्र की सहायता से धारा भी उत्पन्न की जा सकती है। तो इसी सिद्धांत पर कार्य करता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। चुंबक की सहायता से या चुंबकीय क्षेत्र की सहायता से, चुंबक नहीं कहेंगे, चुंबकीय क्षेत्र की सहायता से हम धारा उत्पन्न करेंगे, ठीक है। बहुत देखो कितना आसान हो गया अब धारा उत्पन्न करना। चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन करो या चुंबकीय क्षेत्र रखो तो धारा बन जाएगी, ठीक है। और इसी सिद्धांत पर कार्य करता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर प्रत्यावर्ती धारा जनित्र, जनरेटर जो पढ़ते हैं ना, सुनते हैं यहाँ हम, जनरेटर है, तो ये इसी सिद्धांत पर कार्य करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण को समझने से पहले हमको समझना पड़ेगा चुंबकीय फ्लक्स, ठीक है, क्योंकि ये टर्म बार बार आएगा, ठीक है ना, इस चैप्टर में। तो मैग्नेटिक फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स हम जानते हैं क्या होता है भाई, किसी तल से गुजरने वाली अभिलंबवत विद्युत बल रेखाओं की संख्या को लंबवत गुजरना चाहिए, विद्युत फ्लक्स कहते हैं। वैसे ही सेम है चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी तल से उसके लंबवत गुजरने वाली कुल क्षेत्र रेखाओं की संख्या को उस तल से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ 3 तल बनाए हुए हैं। ये एक तल है, इस जो चुंबकीय क्षेत्र में रखा हुआ है, ठीक है। इससे गुजरने वाली लंबवत गुजरना चाहिए ना, इस तल के लंबवत गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या कितनी है, 1 2 3 4। चुंबकीय फ्लक्स को फाई से प्रदर्शित करते हैं और चुंबकीय क्षेत्र को बी से, तो फाई बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। अब हमको चुंबकीय फ्लक्स का सूत्र निकालना है, ठीक है ना। चुंबकीय फ्लक्स किन किन चीज़ों पर निर्भर करेगा, तो फाई का मुझे सूत्र निकालना है। तो कैसे निकाल रही हूँ, ध्यान दीजिएगा। मैंने क्या किया, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बढ़ा दी। तीव्रता कब ज़्यादा होती है, जब बल रेखाएं पास पास होती है। हम लोगों ने देखा है ना, यदि ये चुंबक है NS ध्रुव, तो सबसे ज़्यादा सघन घना बल रेखाएं कहाँ होती है, ध्रुवों में होती है। इसलिए चुंबक की ध्रुवों की तीव्रता सबसे अधिक होती है, ठीक है। तो मैंने यहाँ इसकी तीव्रता बढ़ा दी चुंबकीय क्षेत्र की, मतलब बल रेखाएं पास पास हो गई। तो अब देखते हैं इससे लंबवत गुजरने वाली बल रेखाएं कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 हो गई। तो तीव्रता बढ़ाने से चुंबकीय क्षेत्र की क्या बढ़ रहा है, चुंबकीय फ्लक्स बढ़ रहा है। तो चुंबकीय फ्लक्स जो है बी पर निर्भर कर रहा है, लिख दिए, अनुक्रमानुपाती है बी के, ठीक है ना, या बराबर है बी के, ठीक है। क्षेत्रफल पर निर्भर करेगी क्या, तो मैंने क्या किया, जो चालक तल रखा था उसको बढ़ा दिया क्षेत्रफल को, ठीक है। अब देखते हैं बल रेखाओं की संख्या बढ़ी क्या, 1 2 3 4 5 6। अभी बल रेखाओं की संख्या बढ़ गई, पहले 4 था। एरिया बढ़ा दिया, अब मैंने चुंबकीय क्षेत्र को एज इट इज रखा, ठीक है। तीव्रता नहीं बढ़ाया है चुंबकीय क्षेत्र का, केवल इस चालक का क्षेत्रफल बढ़ा दिए हैं, ठीक है। तब क्या हो रहा है, देखो बल रेखाओं की संख्या ज़्यादा गुजर रही है, बड़ा क्षेत्रफल तो ज़्यादा बल रेखाएं गुजर रही है। तो फाई जो है किस पर निर्भर कर रहा है, चुंबकीय फ्लक्स क्षेत्रफल पर भी निर्भर कर रहा है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल पर। तो फाई बी चुंबकीय फ्लक्स का सूत्र होना चाहिए, फाई बराबर बी इंटू ए, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता इंटू क्षेत्रफल,
ठीक है ना। परंतु वास्तविक जो सूत्र होता है वो होता है बी ए कॉस थीटा। अब ये कॉस थीटा कहाँ से आ गया? तो भाई चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं मैंने इस प्रकार से गुजारा है, हमेशा लंबवत ऐसे ही थोड़ी ना जाएगी। माना कि इस प्रकार से चुंबकीय बल रेखाएं जा रही है, ठीक है। अब बताइए कि इससे गुजरने वाली कितनी बल रेखाएं गुजर रही है, या चुंबकीय फ्लक्स कितना है, तो कैसे बताएंगे? भाई लंबवत गुजरना चाहिए तल से, ये तो कुछ कोण बनाते हुए गुजर रही है। लंबवत गुजर रही है मतलब देखिए, कभी भी हम जानते हैं कि क्षेत्रफल सदिश क्या होता है। क्षेत्रफल सदिश जो है सदैव तल के लंबवत गुजरता है। क्या होता है? सदैव अ, तल के लंबवत होता है उसकी दिशा, ठीक है ना। तो हमको क्या चाहिए? लंबवत गुजरने वाली बल रेखाएं चाहिए। तो हमने क्या किया कि ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं माना कि क्षेत्रफल सदिश से कितना कोण बनाते हुए, थीटा कोण बनाते हुए गुजर रही है, ठीक है ना। तो इसको घटक में वियोजित कर देते हैं। तो लंबवत गुजरने वाला घटक क्या होगा? होगा तो थीटा की ओर, तो बी कॉस थीटा हो जाएगा। बी ना होके क्या हो जाएगा? कॉस थीटा वाला घटक आ जाएगा, क्योंकि जो लंबवत गुजर रहा है वही घटक काम करेगा, ठीक है ना। और ये एक और घटक बना देते हैं बी साइन थीटा। इससे हमको कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। केवल इस तल के लंबवत गुजरने वाला ही हमको बल रेखाएं चाहिए। तो लंबवत गुजरने वाला बल रेखाएं क्या है? बी कॉस थीटा है। इसीलिए सूत्र क्या होता है? बी कॉस थीटा हो गया, बी कॉस थीटा इंटू ए, क्षेत्रफल अपनी जगह पर रहा, ठीक है। इसीलिए चुंबकीय फ्लक्स का सूत्र होता है फाई बी इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा, ठीक है। याद रखेंगे, सबको समझ में आया क्यों होता है बी ए कॉस थीटा, ठीक है। मात्रक होता है वेबर मीटर स्क्वायर। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक वेबर से दर्शा दिए, और ए का मात्रक क्षेत्रफल का मात्रक जी मीटर स्क्वायर। विमीय सूत्र बना सकते हैं एम एल स्क्वायर T-2 A-1, ठीक है। बहुत ही आसान है ये, पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना चुंबकीय फ्लक्स, ठीक है। अब आ जाते हैं हमारे मेन टॉपिक की ओर, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, ठीक है। कैसे चुंबकीय क्षेत्र से हम विद्युत प्रेरित करते हैं या विद्युत धारा उत्पन्न होती है, देखते हैं क्या क्या चीज़ें हमको परिवर्तन करनी पड़ती है, देखते हैं। तो मैंने यहाँ एक चालक लिया है, बंद चालक है या बंद कुंडली भी बोल सकते हैं, ठीक है। उसको चुंबकीय क्षेत्र में रखा, और चुंबकीय क्षेत्र कैसा है? परिवर्तनशील है भाई। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बार बार बदल रही है, कभी ज़्यादा कभी कम, कभी ज़्यादा कभी कम, ठीक है ना। चुंबकीय क्षेत्र कैसा है? परिवर्तनशील है। तब हमने देखा कि इस चालक तार में, ठीक है, या चालक कुंडली में धारा उत्पन्न हो जा रही है, ठीक है। मान लो इस दिशा में धारा उत्पन्न हो रही है, अभी धारा की दिशा पर ध्यान नहीं देते, केवल इतना समझते हैं कि धारा उत्पन्न हो गई। किसमें परिवर्तन से? चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन से, ठीक है। क्षेत्रफल में परिवर्तन करके देख रहे हैं, किसके क्षेत्रफल में? जो चालक है उसके क्षेत्रफल में। मान लो ये जो कुंडली है वो सिकुड़ रही है फिर बढ़ रही है, सिकुड़ रही है फिर बढ़ रही है, ठीक है ना, मतलब क्षेत्रफल परिवर्तित हो रहा है। तो उससे भी हम देख रहे हैं कि प्रेरित धारा उत्पन्न हो रही है, ठीक है ना। अब क्या किया मैंने? इस कुंडली को गोल घुमा के देखे, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ से पकड़े उसको और गोल घुमा दिए, ठीक है। तब क्या हो रहा है? इसका कोण परिवर्तित हो रहा है क्या, ठीक है ना। ये हो गया चुंबकीय क्षेत्र, और क्षेत्रफल सदिश इस प्रकार से रहा। अब ये गोल घूम रहा है, ठीक है ना, तो इसका कोण बदल रहा है कि नहीं, ठीक है। क्षेत्रफल सदिश का कोण बदल रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से घुमा रहे हैं तो क्या बदल रहा है? थीटा, ठीक है। थीटा में परिवर्तन कर रहे हैं, फिर भी इसमें प्रेरित धारा उत्पन्न हो रही है। किन किन चीजों में परिवर्तन किया? चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन करने पर प्रेरित धारा आ रही है, क्षेत्रफल में परिवर्तन करने से प्रेरित धारा उत्पन्न हो रही है, थीटा में परिवर्तन करने से। थीटा के किसके किसके बीच का कोण है? चुंबकीय क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश के बीच का कोण, ठीक है ना। तो उस पे परिवर्तन करने से प्रेरित धारा उत्पन्न हो रही है, ठीक है। सामान्य अवस्था में मान लो ये चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है ना, और यहाँ हमने एक
चालक को रख दिया, चुंबकीय क्षेत्र भी शांत है भाई, कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, चालक में भी कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, चुपचाप है, तब प्रेरित धारा उत्पन्न नहीं होगी। कुछ ना कुछ परिवर्तित होना चाहिए, या तो चुंबकीय क्षेत्र परिवर्तित होना चाहिए, ठीक है ना, या हाँ ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र परिवर्तित होना चाहिए, या चालक में कुछ ना कुछ परिवर्तन होना चाहिए, चालक में गति होना चाहिए, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है, तभी प्रेरित धारा उत्पन्न होगी जी, ठीक है। तो यहाँ हम लोगों ने देखा कि चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन करने से प्रेरित धारा, क्षेत्रफल में परिवर्तन करने से प्रेरित धारा उत्पन्न हो रही है, थीटा में परिवर्तन करने से प्रेरित धारा उत्पन्न हो रही है। तो यहाँ देखिए, इसको मैंने यहाँ लिख लिया है, तो इसी से तो हमारा सूत्र बना था क्या, चुंबकीय फ्लक्स फाई बी ए कॉस थीटा, तीनों चीजें हैं क्या, तो हम कह सकते हैं कि क्या परिवर्तित होना चाहिए, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होना चाहिए, जिससे क्या उत्पन्न होगा, प्रेरित धारा। इन्हीं तीनों चीजों से तो मिलकर बना है, चुंबकीय क्षेत्र, एरिया और थीटा से, ठीक है। तो धारा कब उत्पन्न होगी, जब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, तब प्रेरित धारा उत्पन्न होगी, ठीक है। जब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है, या चुंबकीय क्षेत्र, क्षेत्रफल, थीटा किसी में परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो धारा प्रवाहित नहीं होगी। यदि दोनों शांत है तो धारा प्रवाहित नहीं होती है, ठीक है ना। क्या परिवर्तन होना चाहिए, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने से प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। तो यहाँ से हम समझते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण, ठीक है। जब एक चुंबक और कुंडली के मध्य आपेक्षिक गति होती है, ठीक है, मैंने यहाँ एक चुंबक ले लिया है N ध्रुव और S ध्रुव, और एक कुंडली ले लिया है, या परिनालिका भी बोल सकते हैं, ठीक है। इनके मध्य आपेक्षिक गति, आपेक्षिक गति मतलब या तो चुंबक गति कर रहा है, पास जा रहा है, दूर जा रहा है, पास जा रहा है, दूर जा रहा है, पास आएगा तो ज़्यादा बल रेखाएं गुजरेंगी इससे, दूर जाएगा तो कम बल रेखाएं हो जाएंगी, ठीक है ना। मतलब चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होगा, या कह सकते हैं चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, ठीक है ना। तो चुंबक को आगे पीछे ले जाकर देखो तो धारा उत्पन्न हो जाएगी। ये गैल्वेनोमीटर है, धारा मापी, ये विक्षेप करने लगेगा। या तो चुंबक को स्थिर रहने दो, इस परिनालिका को लेकर आगे पीछे करो, तो भी क्या होगा, धारा प्रवाहित होने लगेगी, इसमें विक्षेप होने लगेगा, ठीक है ना। आपेक्षिक गति मतलब दोनों में से कोई एक जो है गति करना चाहिए, या तो कुंडली गति करनी चाहिए या तो चुंबक गति करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि क्या परिवर्तन होना चाहिए जी, चुंबकीय फ्लक्स, तभी तो परिवर्तन होगा। चुंबकीय बल रेखाएं कम होंगी फिर ज़्यादा हो जाएंगी, कम होंगी फिर ज़्यादा हो जाएंगी, ठीक है ना। पास लाएंगे तो ज़्यादा, दूर ले जाएंगे तो कम हो जाएगी, ठीक है। तो जब एक चुंबक और एक कुंडली के मध्य आपेक्षिक गति होती है, तो उस कुंडली में विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिसे प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं, ठीक है ना। विभवांतर, जब कभी भी विभवांतर उत्पन्न होगा तभी धारा प्रवाहित होती है। सभी जानते हैं ना, विभवांतर मतलब तल। जब पानी का तल एक ज़्यादा है और एक कम है, तभी तो पानी का प्रवाह होगा, ठीक है ना। जब दोनों का तल बराबर है, ठीक है, और पाइप लगाओगे तो पानी प्रवाहित होगी क्या, नहीं होगी। तो कभी भी धारा प्रवाहित करना है तो विभवांतर उत्पन्न होना चाहिए। हमें यहाँ प्रेरित धारा मिल रही है, मतलब विभवांतर उत्पन्न हो रहा है, या उसी को कह सकते हैं विद्युत वाहक बल। एक प्रकार से विभवांतर ही है, विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है, ठीक है ना। तो एक चुंबक और एक कुंडली के मध्य आपेक्षिक गति होती है, तो उस कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। यदि कुंडली बंद है, ठीक है, अभी ये कुंडली खुला था मान लो, तो ये विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ। अब यदि कुंडली को मैंने बंद कर दिया तो क्या होगा, धारा प्रवाहित होनी चाहिए, बंद परिपथ में तो ही धारा प्रवाहित होती है, तो उसकी क्या कहते हैं, प्रेरित विद्युत धारा। यह घटना क्या कहलाती है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाती है, ठीक है। चुंबक और कुंडली के मध्य आपेक्षिक गति से विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिसे प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। और बंद हो परिपथ
या कुंडली तो प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है, जिसे प्रेरित विद्युत धारा कहते हैं। यह घटना, पूरी घटना क्या कहलाती है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण। चुंबक की सहायता से हमने क्या उत्पन्न कर दिया? विद्युत धारा। ठीक है, इसलिए इस घटना को क्या कहते हैं? विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ठीक है, बहुत ही आसान टॉपिक है। ठीक है, वैज्ञानिक फैराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण के 2 नियमों का प्रतिपादन किया, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है ना, उन्होंने लिया एक कुंडली, ठीक है, उसको गैल्वेनोमीटर से जोड़ दिया और एक चुंबक लिया। ठीक है ना, पहले चुंबक को पास लाए तो अधिक बल रेखाएं गुजरेंगी यहाँ से। ठीक है ना, तो देखा कि गैल्वेनोमीटर में विक्षेप हो रहा है। ठीक है, इस चुंबक को दूर लेके गए तो कम बल रेखाएं गुजरेंगी, मतलब चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन हो रहा है, प्रेरित धारा उत्पन्न होगी भाई। चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन मतलब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है। ठीक है ना, तो गैल्वेनोमीटर में विक्षेप होने लगा। पास लाए तो इस दिशा में मान लो विक्षेप हो रहा है, तो दूर गए तो इस दिशा में विक्षेप हो रहा है, मतलब धारा उत्पन्न हो रही है। ठीक है, जब हमारा चुंबक स्थिर है तब कोई धारा नहीं बह रही है। देखो गैल्वेनोमीटर का विक्षेप 0 में दर्शा रहा है। ठीक है, तो उन्होंने इस प्रयोग से 2 नियमों का प्रतिपादन किया। प्रथम नियम देखते हैं, जब कभी किसी परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाता है। ठीक है, कोई परिपथ है, उसमें यदि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करे, आगे पीछे करो चुंबक को, तो उस परिपथ में एक विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है। ये तो पढ़े ही हैं। इसका अस्तित्व उस समय तक रहता है जब तक चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता रहे। ठीक है ना, इसमें प्रेरित धारा कब तक उत्पन्न होगी? जब तक चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, आगे पीछे करते रहेंगे चुंबक को, तभी तक जो है इसमें प्रेरित धारा उत्पन्न होगी। जैसे ही चुंबक स्थिर हो गया, धारा क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। ठीक है ना, द्वितीय नियम क्या है? प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होती है। जो विद्युत वाहक बल या विभवांतर जो उत्पन्न हो रहा है, प्रेरित हो रहा है, वो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, जितना चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन होगा उतना ही जो है प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। हम यहाँ धीरे धीरे चुंबक को आगे पीछे लेके जाएंगे तो कम धारा उत्पन्न होगी या कम विभवांतर उत्पन्न होगा। जल्दी जल्दी लेके जाएंगे आगे पीछे तो ज़्यादा धारा उत्पन्न होगी, ज़्यादा विक्षेप होगा हमारे गैल्वेनोमीटर में। तो हम कह सकते हैं कि प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक है, द्वितीय नियम की व्याख्या कर लेते हैं। तो प्रारंभ में मान लो किसी परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स φ1 है, t1 समय बाद उसके चुंबकीय फ्लक्स φ2 हो जाता है, t समय बाद। तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर अंतिम माइनस प्रारंभिक बटे समय। ठीक है, तो φ2 माइनस φ1 बटे t हो गया। ठीक है, अब हम द्वितीय नियम से जानते हैं प्रेरित विद्युत वाहक बल अनुक्रमानुपाती होती है चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर। तो एप्सिलॉन से दर्शाते हैं विद्युत वाहक बल को, φ2 माइनस φ1 अपॉन डी। ठीक है, अनुक्रमानुपाती हटाए, के लग गया नियतांक, माइनस लगाएंगे साथ में। ठीक है, क्योंकि जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है उसकी दिशा जो है विपरीत होती है, वो आगे समझ में आएगा। ठीक है, ऐसा पद्धति में के का मान 1, तो इतना आ गया। यदि अल्प चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो डेल से प्रदर्शित कर दिए, और यदि डेल टी बहुत ही कम है तो उसको डी से प्रदर्शित करते हैं। हम करते हैं डी फाई बी अपॉन डी टी। ठीक है, डेल टी टेंडिंग्स टू 0। ठीक है, लिमिटेशन डेल टी टेंडिंग्स टू 0 बहुत ही अल्प है, तो उसको इस प्रकार से अवकलन के रूप में प्रदर्शित करते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एप्सिलॉन इज इक्वल टू माइनस डी फाई बी अपॉन डी टी। ठीक है, ऋण चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन का विरोध करती है। यदि फेरों की संख्या n है तो इस प्रकार से n सामने आ जाएगा। ठीक है।